राज्यों का पुनर्गठन और राज्यों का उदय हम लोग पढ़ रहे थे, और इन्हीं राज्यों के उदय और राज्यों के गठन की श्रेणी में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे राज्यों का हमने उदय भी कर लिए थे और राज्यों का पुनर्गठन भी कर लिए थे। पुनर्गठन, चलो एक दो चीज़ें बता देंगे जरा। वर्ष 1956 तक भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला आयोग कौन सा था? राज्य कौन सा था? अब बताएंगे क्रम। 1956 के बाद मतलब 53 में आंध्र प्रदेश गठित हो गया, उसके बाद बताइए आप कि कौन कौन से राज्य बने और केंद्र शासित प्रदेश बने। असम, हाँ 14 के बाद महाराष्ट्र बना था, गुजरात बना था, क्या बना था? हाँ तो क्या बना था? महाराष्ट्र बना था कि गुजरात बना था? महाराष्ट्र बना था। देख लो यहीं कंफ्यूज हो गई ना, ये गुजरात बना था। महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात बना, बम्बई से अलग होके। हाँ में नागालैंड 16वां राज्य बना था और फिर सर 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कुल मिला के कितने राज्य बन चुके थे अपने 1971 तक? 71 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा भी दे दिए, तो टोटल कितने राज्य हो गए थे अपने? 18 राज्य। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर पूछूंगा आपसे। ठीक, चलिए आगे लिखेंगे। अगले जो राज्य हैं अपने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। देखो 1971 में आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश बनके तैयार हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 1972 की, 1972 के समय में। आप लोग जानते हैं कि इसके पहले नागालैंड बना था। नागा पहाड़ियाँ में जो लोग रहते थे उन लोगों ने आंदोलन किया और नागालैंड बन गया था। आपका कब बना नागालैंड? 1963 में। अब आप आगे देखेंगे, चूंकि नागालैंड इसी क्षेत्र का हिस्सा था तो इसी क्षेत्र में भी आपने देखा था मिजोरम, त्रिपुरा, ये बहुत सारे क्षेत्र जो कि प्रॉपर जनजाति वाले क्षेत्र हैं एक्चुअल में। तो देखा जाए तो रिकॉर्डिंग चालू हुई कि नहीं हुई रे? चालू है ना, तो वो चलो ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे 3 राज्य और बनेंगे। कौन कौन सा, क्या क्या लिखवाया मैंने? एक पहला बना मणिपुर, फिर बना त्रिपुरा और फिर बना आपका मेघालय। मेघालय अगर इनकी लोकेशन देखेंगे तो देखिए मणिपुर कहाँ पे है आपका? ये क्या हो गया आपका? त्रिपुरा, ये वाला त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला हो गया आपका मेघालय। तो 18 राज्य आपके हो चुके थे, तो 19वां राज्य बना आपका मणिपुर, 20वां राज्य बना त्रिपुरा, 21वां राज्य बना आपका कौन सा? मेघालय। अभी एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी आपका कौन सा क्षेत्र बचा है? आपका ये वाला। कौन सा? ये मिजोरम बच गया एक, नागालैंड तो बन गया, और एक और बचा है आपका अरुणाचल प्रदेश। दरअसल एक्चुअल में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता था नेफा का। नेफा मतलब नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, मतलब उत्तर पूर्वी या पूर्व उत्तर के राज्यों का संघ, इसको कहते थे नेफा। कई बार पूछता है ये नेफा क्या है? नेफा मतलब नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य थे इन सभी राज्यों का संघ कहलाता था आपका नेफा। हुआ ये कि 1972 में जब मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जब आपके 3 राज्य बन गए, तो इन राज्यों में नागालैंड भी एक राज्य बन गया। अब कौन कौन सा राज्य बना? अब असम पहले से ही था, सिक्किम अभी हमारा हिस्सा है नहीं है। तो इनमें अगर देखा जाए तो कौन कौन था आपका नेफा में? देखिए ध्यान से देखो, नेफा में कौन कौन था? पहला मणिपुर था पहले, फिर दूसरा था आपका मिजोरम था, फिर तीसरा था आपका मेघालय था, चौथा राज्य था आपका त्रिपुरा,
पांचवा राज्य जो था आपका कौन सा था आपका, ये नागालैंड, और छठा राज्य जो था आपका वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें जो कंप्लीट रूप से राज्य बन गए हैं तो वो नेफा से बाहर होते जाएंगे। आपने देखा मणिपुर बन गया, मिजोरम बन गया, सॉरी मिजोरम रह गया है ना, मणिपुर बन गया, मेघालय बन गया, त्रिपुरा बन गया, नागालैंड बन गया, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश रह गया। तो एक ये बच गया और एक आपका क्या बच गया, ये बच गया। तो 1972 में आप देखेंगे जब 3 राज्य का गठन हुआ उसी समय नेफा में भी 2 राज्य बचे। कौन कौन से राज्य बचे, एक बचा आपका पहला मिजोरम और दूसरा राज्य बचा आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अब चूंकि नेफा एक बहुत बड़ा यूनियन था इसलिए नेफा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था और केवल 2 ही राज्यों को आप उसमें रख नहीं सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को इसी समय 1972 के समय में हमने इनको क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। यही आगे चल के क्या होंगे, फिर से आपके राज्य का दर्जा मिलेगा, वो एक आगे की कहानी है। तो 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों को हमने क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी, बल्कि आपने देखा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों को बना दिया हमने क्या, राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, 1972 के समय में। अभी नेफा का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए लिखिए, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में बनाते हुए चलेंगे। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य के रूप में गठित किया गया। एवं इसी समय नेफा के अंतर्गत, नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा के अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब छोटी सी एक कहानी सुन लो। अब आपको मेघालय की एक कहानी बताता हूँ मैं। ये जो मेघालय दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी मेघालय में भी राजा महाराजाओं का शासन चलता था पहले। हुआ ये कि चूंकि ये मेघालय भी हमारा हिस्सा पहले हम नहीं मानते थे, क्योंकि मेघालय भी राजा महाराजाओं का एक अलग से हिस्सा था और जो हिस्सा हमारे भारतीय क्षेत्र का नहीं है, और जब कभी भी उसे हम हमारे क्षेत्र में शामिल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अभी जब हमने इन लोगों को राज्य का दर्जा दिए तो संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं पड़ी। अब ये मेघालय जो था पहले हमारा क्षेत्र नहीं था। शुरुआत में क्या हुआ था, 22वां संविधान संशोधन 1969 किया गया था, 1969 में। ये संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो मेघालय है, इस मेघालय को हमने क्या किया, असम राज्य के साथ जोड़ के रखा कि एक काम करते हैं भैया, ये क्षेत्र को हम कहाँ कर रहे हैं, राज्य का दर्जा नहीं देंगे, परंतु केवल और केवल भारतीय क्षेत्र में इसे क्या करेंगे, शामिल करेंगे, और असम के साथ एक सह राज्य का दर्जा दे दिए। तो 1969 में मेघालय को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हमने भारत में शामिल किया था, वो भी कैसे, सह राज्य के रूप में, सह राज्य के रूप में। परंतु बाद में क्या हुआ, यहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। देखो, कभी भी कोई भी कानून बनता है तो शुरुआत में कानून अच्छा सोच के ही बनाया जाता है, परंतु आगे चल के ये होता है कि जब जनता को उस कानून के बारे में धीरे धीरे करके पता चलता है तो उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। सीधी बात ये है। जैसे आप हस्बैंड वाइफ को देख लो कि शुरुआत में देखा लड़के लड़कियों ने, उनका हाँ बहुत पसंद है, शादी के 4 साल बाद दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, हो जाता है कई बार ऐसा, और 50 साल बाद तो उन्हें टेंशन ही खत्म, उन्हें देखना ही नहीं है। तो मेघालय को सहराज्य के रूप में यहाँ पे क्या किया, शामिल किया, परंतु आगे चल के यहाँ की जनता को ये चीज़ उतनी अच्छी लगी नहीं। मेघालय ने फिर क्या करने लगा, विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कारण से आगे चल के 3 साल बाद हमने इसको 1972 में फिर क्या कर दिया, मेघालय को एक राज्य का दर्जा दिए। अब सुनो, जब सह राज्य बनाया गया था तभी हमने इसको भारतीय क्षेत्र में शामिल किया, तब इसको संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी। याद रखना, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया है 1972
1962 में, परंतु भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है कब? 1969 में। याद रखना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट वाली बात है, तो इसको नोट करके लिख लेंगे मेघालय के लिए। हाँ, पहले अलग से था, जैसे सिक्किम है ना चोंग्याल का शासन, ऐसे ही मेघालय में भी एक अलग राजा का शासन था। लिखेंगे इसमें शुरुआती समय में मेघालय भारत का हिस्सा नहीं था। शुरुआती दौर पर मेघालय भारत का हिस्सा नहीं था। 22वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के माध्यम से मेघालय को असम का सहराज्य या स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा दिया गया। सहराज्य या स्वायत्तशासी, स्वायत्त मतलब वहाँ खुद का ही शासन चलेगा, राज्य का दर्जा दिया गया। आगे चलकर 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब डाल लीजिए अगला सिक्किम। और सिक्किम से सवाल हर बार आता है, पर कई बार आता है पेपर में सवाल सिक्किम का। सिक्किम अब पहले सिक्किम की कहानी सुन लीजिए। सिक्किम एक ऐसा क्षेत्र था, ये जो सिक्किम है ये है सिक्किम। क्या हो गया? पानी चाहिए? दारू? चलो, सिक्किम अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए। वर्ष 1947 के समय में आप जानते हैं जब सारी रियासतों का एकीकरण किया गया था तो बहुत सारी रियासतों ने हमारे क्षेत्र में शामिल होने से मना कर दिया था। उसमें एक रियासत तो आपकी सिक्किम भी थी, ठीक पहले, परंतु 1947 के दौर में आते आते इसने अपनी इच्छा दिखाई कि हम भारत के साथ रहना पसंद करेंगे, परंतु कैसे? स्वतंत्र रूप से। कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रूप से। हमें भारत में भी नहीं रहना है, हमें पाकिस्तान में भी रहना है, परंतु हम भारत के साथ खड़े हैं और स्वतंत्र रूप से हम अलग से रहेंगे, सिक्किम। तो 1947 के समय में सिक्किम क्या था? आपका एक स्वतंत्र राज्य था। अब उस समय क्या था, जो रियासतें भारत के साथ खड़ी होना चाह रही थी उन रियासतों को एक क्या दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या दिया? लॉलीपॉप दे दिया। कैसा दिया? उनने कहा देखो तुम जरा से हो, तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम्हारे पास ज़्यादा कोई संसाधन नहीं है, गलती से पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो तुम तो मर ही जाओगे, बच भी नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? उन्होंने कहा बात तो सही है। इस समय यहाँ पे शासन चलता था चोंग्याल का। यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था चोंग्याल। चोंग्याल का यहाँ पे शासन चलता था। चोंग्याल जी से जब बात किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है, पाकिस्तान ने अगर मेरे ऊपर हमला कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम राजा महाराजा बन के रहो, तुम्हारा ही शासन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब कभी भी कोई भी सेना तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी बाहर की तो हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे, दिक्कत मत लो। तो उसी समय इन्होंने क्या किए, सिक्किम के 3 क्षेत्र, जिन रियासतों जो रियासतें हमारे भारत में शामिल थी परंतु वो भारत का हिस्सा नहीं थी, केवल और केवल भारत के नक्शे या मानचित्र के हिस्से में थी, उन रियासतों का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 हिस्सा ले लिया। एक रक्षा का, एक ले लिया विदेशी का, विदेश समझौते, और एक ले लिया आपका कौन सा? संचार। ये 3 हिस्से बड़े प्रमुख होते थे। रक्षा हिस्सा मतलब इसकी पूरी की पूरी रक्षा का दायित्व किसका हो गया? अब भारत का हो गया। और रक्षा का दायित्व करने से ये होता है कि जब विपरीत परिस्थिति में तुम इसकी रक्षा करोगे तो ये तुम्हारे प्रति क्या करेंगे? सहानुभूति दिखाएंगी। विदेशी मामले मतलब अगर सिक्किम को कहीं विदेश के साथ कोई समझौता करना होता तो सबसे पहले किससे पूछना पड़ता? दिल्ली जाके इन लोगों से पूछना पड़ता। संचार मतलब कोई भी समझौता जो संचार से माध्यम होगा, बाहर का कोई भी, यहाँ पे अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगवाना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रुकवा दी है। ट्रांसपोर्टिंग ये सारी चीज़ें रोक दिया।
तो 1947 के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिक्किम का क्या किया, रक्षा विदेश संचार समझौते को अपने अंदर शामिल कर लिए और सिक्किम को इन्होंने रख दिया स्वतंत्र रूप से। पर आगे चल के ये हुआ कि बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में, और बांग्लादेश में जितनी हेर फेर हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान में ही रहते हुए बांग्लादेश में बहुत दिक्कतें हुई। सिक्किम को लगा इससे थोड़ा सा डर कि अगर मान के चलो हम भी स्वतंत्र रहेंगे तो हो सकता है कि अब बांग्लादेश एकदम किनारे पे बैठा हुआ है, क्या गारंटी साला कि यहीं कहीं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ नाटक कर दे, और सेना को आने में टाइम भी लग सकता है, दिक्कत वाली बात है। और आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे हमने इसका संचार दुनियादारी तो हमने लेके रखे हैं, परंतु हम यहाँ पे केवल उतनी ही सेना पहुँचाएंगे जितनी आवश्यकता है, परंतु जब ये हमारा ही राज्य बन जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लागू करेंगे, स्टेट फोर्स, पुलिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिठा देंगे, तो यहाँ पे हमला करना आसान हो जाएगा कि नहीं होगा। अभी ऐसा चलता है, देखिए मध्य प्रदेश में आप देखेंगे स्टेट फोर्स है, एसएफ की भर्ती होती है, डीएफ की भर्ती होती है, पुलिस वालों की भर्ती होती है। साथ ही साथ आप देखना प्रत्येक राज्य में आर्मी के कुछ कैंट बनाए जाते हैं, कैंट है ना, आर्मी कैंट होते नहीं होते, उनकी रेजिमेंट होती है, हर राज्य में आपको देखने को मिलेगी। हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, अगर ज़रूरत पड़ गई तो ऑन द स्पॉट केंद्र की एजेंसी के जो सैनिक लोग हैं ऑन द स्पॉट उस राज्य की क्या करना शुरू कर देंगे, रक्षा करना शुरू कर देंगे। अब अगर जो राज्य हमारा हिस्सा है तो हम उसमें ये चीज़ें बनाएंगे, जो हिस्सा हमारा क्षेत्र नहीं है हम उसमें क्यों बनाएंगे, हम यहाँ पे केवल 10-20 ठुल सैनिक पहुँचा देंगे, उन्होंने कहा भैया देख लेंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब दिक्कत होगी तो हम पहुँचा देंगे, परंतु परमानेंट व्यवस्था यहाँ पे हमने करके नहीं दी है। अब 1974 का समय आया, 71 में बांग्लादेश अलग हुआ, 1974 का टाइम आया जब सिक्किम के मन में थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ और सिक्किम ने सोचा कि नहीं, मुझे भारत में पूर्ण रूप से शामिल हो जाना चाहिए। अभी देखो सिक्किम हमारा हिस्सा है क्या, अभी नहीं है। अब सिक्किम कह रहा है कि मुझे भारतीय संघ में शामिल होना है, भारतीय क्षेत्र में शामिल होना है। तो क्या किए, 1974 में सिक्किम को शामिल करने के लिए हमने क्या किया, 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में, और 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को सबसे पहले दिया हमने सहबद्ध राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य नहीं, इसको दिया हमने सहबद्ध राज्य का दर्जा। सहबद्ध राज्य का दर्जा ये हुआ कि तुम अब भारतीय क्षेत्र में तो शामिल हो, परंतु तुम्हें वो पावर नहीं मिलेगी जो किसी राज्य के पास होती है। इसमें भी तब भी तुम्हारे यहाँ चुनाव नहीं होंगे, इसमें तुम्हारा ही राजा रहेगा, इसमें तुम्हारा ही सब कुछ रहेगा, बस ये हो गया कि तुम भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गए। अब सिक्किम की इच्छा थी कि वो भारत में शामिल हो और भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, परंतु हमने उसको दे दिए सहबद्ध राज्य का दर्जा। तो उसकी जनता को, वहाँ के नेताओं लोगों को लगा कि हमारे साथ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम तो ले दे के वही कंडीशन में है। तो सिक्किम में फिर फैल गया एक प्रकार का आंदोलन, फिर विरोध प्रदर्शन हुआ, और 1 साल के अंदर ही, मतलब 1 साल तक सिक्किम क्या रहा, पहले हमारा सहबद्ध राज्य रहा, अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 36वां संविधान संशोधन 1975 किए और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 2 डेट याद हैं और दोनों की दोनों पेपर में पूछता है, पीसीएस ने प्रीलिम्स में कई बार पूछा है। सिक्किम को भारत की संघ में, देखो ये भारतीय क्षेत्र में नहीं आ रहा है, राज्य बन के आ रहा है, तो कहाँ आएगा, भारतीय संघ में आएगा, क्षेत्र में तो नहीं आएगा। सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974। अगर बोलेगा सिक्किम को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975। देखिए भारतीय क्षेत्र में आ रहा है और हमारे लिए नहीं है, ये बाहर का हिस्सा है, और जब कभी भी किसी भी विदेशी हिस्से को हम अपने अंदर शामिल करेंगे तो उसके लिए संशोधन तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो हमने पांडिचेरी को भी लिए थे, पांडिचेरी भारतीय संघ में है क्या, नहीं है, भारतीय क्षेत्र में है, परंतु पांडिचेरी को लाने के लिए हमने संविधान संशोधन करे थे कि नहीं करे थे। तो भारतीय क्षेत्र में लाओ चाहे भारतीय संघ में लेके आओ, अगर कोई हिस्सा बाहर का हिस्सा है, विदेश का हिस्सा है जो हमारा क्षेत्र नहीं है, उसको लाने के लिए आपको संविधान संशोधन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में आ गया, केवल एक कंडीशन, हाँ अब यहाँ पे समझिए, ये आपका आ गया था यहाँ पे भारतीय क्षेत्र। अब इसको समझाने के लिए अब आप यहाँ पे समझो, 35वां संविधान संशोधन 1974 में जब सिक्किम को सहबद्ध राज्य दिया गया, देखो यहाँ पे कुछ प्रावधान इन्होंने उल्टे कर दिए थे, इसलिए संविधान संशोधन पड़ा। ये बना आपका क्या, सहबद्ध राज्य।
और जब सहबद्ध राज्य बनाया गया था तो हमारे मूल संविधान में सहबद्ध राज्य का कोई प्रावधान नहीं था। जब 35वां संविधान संशोधन 1974 किया गया तो 74 के समय में इन्होंने हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जिसको अनुच्छेद कहा गया 2 का, आर्टिकल 2 का। इस आर्टिकल 2A में इन्होंने सहबद्ध राज्य की बातें बताई। हो गया, भारतीय क्षेत्र में आ गया ना, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और ऐसे ही एक और प्रावधान इन्होंने क्या कर दिया, अनुसूची 10 में कर दिया। अनुसूची 10 में एक प्रावधान इन्होंने और कर दिया कि भैया सिक्किम को हम क्या कर रहे हैं, सहबद्ध राज्य के रूप में दर्जा दे रहे हैं। उसके लिए इन्होंने सहबद्ध राज्य के लिए क्या बनाया, एक नया अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद। और उस अनुच्छेद में केवल और केवल सिक्किम की सहबद्धता का प्रावधान था और अनुसूची 10 में भी थोड़ा हेरफेर करें। अब जब हमको क्या करना पड़ रहा है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देना पड़ रहा है, तो हमें क्या खत्म करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1975 इसलिए नहीं किया गया था कि सिक्किम को हमने इसलिए लेके आ रहे हैं, इसलिए किया गया था सिक्किम संविधान संशोधन क्योंकि हमें इस प्रावधान को क्या करना था, खत्म करना पड़ेगा। जब हमने 36वां संविधान संशोधन किया तो हमने इसको भी निरस्त करा और इनको निरस्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अनुसूची 10 में जो सिक्किम के लिए प्रावधान बनाया गया था उसको भी हमने क्या करे, रद्द करे। तो 36वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से क्या किया गया था, इनको खत्म करने के लिए किया गया था। जब इनको खत्म करेंगे तो ही वो बंदा क्या आएगा, आपके भारतीय संघ में आ जाएगा। ठीक, वो तो बाद में आया है। आपने दल बदल प्रतिरोध कानून कब जोड़ा गया है, 1985 में जोड़ा गया नहीं गया है, 52वां संविधान संशोधन वो है। पहले अनुसूची 10 में सिक्किम के लेके प्रावधान थे आपके। ठीक, तो आप देखेंगे, आप जो 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया है वो इन लोगों को बदलने के लिए किया गया था। और अगर इन्हें बदलना है तो लिख के तो बदल नहीं सकते, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। क्या बेसिक समझ में आ रहा है? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को तो शामिल कर लिए भारतीय क्षेत्र में, परंतु भारतीय संघ बनाया गया उसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। 74 में जब संविधान संशोधन करे तो 2 नए प्रावधान हमने संविधान में जोड़े। पहला जोड़ा 2 का, जिसमें केवल सिक्किम की सहबद्धता का प्रावधान था, और अनुसूची 10 में भी इससे संबंधित कुछ प्रावधान बनाए गए। जब 36वां संविधान 1975 किया गया तब हमने संशोधन करके इनको निरस्त किया और उसे एक नए राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, क्लियर? चलो लिख लीजिए सिक्किम के अंतर्गत। वर्ष 1947 तक सिक्किम एक शाही राज्य था, एक शाही राज्य था। जिसमें चोंग्याल का शासन हुआ करता था। जिसमें चोंग्याल का शासन हुआ करता था। उन्नीस सौ 1947 से लेके 1974 तक से लेके 1974 तक सिक्किम का रक्षा, विदेश और संचार मामले भारत के पास थे। सिक्किम का रक्षा, विदेश और संचार मामले भारत के पास थे। वर्ष 1974 में पैंतीसवां संविधान संशोधन करके 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सिक्किम को सहबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का सहबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में
अनुच्छेद 2 का आर्टिकल 2A ब्रैकेट में लिख लेंगे सिक्किम के लिए सहबद्धता की शर्तें एवं अनुसूची 10 में सहबद्धता से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया। परंतु यह प्रावधान सिक्किम की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया। सिक्किम की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया। इसलिए एक साल बाद ही छत्तीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 करके सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बनाया गया और साथ ही अनुच्छेद 2 का और अनुसूची 10 में सहबद्धता के नियमों को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात थी, बाकी तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अगली हेडिंग डालेंगे। अब जो बच गए हैं अपने, कौन कौन से बच गए हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, 3 राज्य डाल लीजिए अगली हेडिंग। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा बन गया आपका? 22वां राज्य बनाइए, है ना। मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, और यहां पे मिलेगा आपको एक छोटा सा राज्य गोवा। ठीक है, देखो पहले समझ लीजिए 1961-2 के दौरान में हम लोगों ने देखा था, पहले गोवा, दमन दीप, इन सबको हमने क्या बनाया था? पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया था नहीं बनाया था। और 1971 के समय में, 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को नेफा के अंतर्गत रखते हुए हमने क्या बनाया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। कुल मिलाके में अगर इन तीनों राज्य की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिजोरम की, फिर बात कर रहा हूं मैं अरुणाचल प्रदेश की, और ये बनाया हूं मैंने एक और गोवा। इन तीनों राज्य की बात करूं तो ये दोनों राज्य क्या थे आपके? 1972 से क्या बने थे? ये यूनियन टेरिटरी से। और गोवा को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? 1962 में। ठीक, 1962 में आपका गोवा भी क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश था। और यहाँ पे 72 में आपके ये दोनों क्या थे आपके? ये। अब कहानी आ गई आपकी 1987 की। 1987 में इन क्षेत्रों से मांग उठने लगी कि हमको भी क्या होना चाहिए? पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। तो 1987 में हमने इन तीनों क्षेत्रों को क्या बनाया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। संविधान संशोधन की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्षेत्र में शामिल हैं। तो 22वां राज्य तो आपका सिक्किम बन गया। 23वां राज्य के रूप में आपने देखेंगे मिजोरम को 23वां राज्य, 24वां राज्य बना आपका अरुणाचल प्रदेश,
और 25वां राज्य बना आपका कौन सा? गोवा। कब बने ये? 1987 में 3 राज्य और बने। पहला बना कौन सा? मिजोरम, दूसरा बना अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बन गया आपका गोवा। लिख लीजिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारतीय संघ के तेईसवां राज्य मिजोरम, चौबीसवां राज्य अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य बना आपका गोवा अस्तित्व में आए, जो कि पहले संघ शासित प्रदेश के रूप में थे। ये लिखना जरूरी है, जो कि पहले संघ शासित प्रदेश के रूप में थे। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए अगली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। पहले समझ लो क्या कहानी है। चलो ऐसे एक छोटा सा मैप बता रहा हूँ समझाने के लिए, है ना, ऊंच नीच हो सकती। ध्यान से देखो, ये एक ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में बड़ी विपदाएं एक समय ऐसी बहुत जम से आई। कैसी विपदाएं आई? इसको मिटा दो। चलो आप समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखो। ये था आपका पहले मध्य भारत वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश जिसको आप कह रहे हैं। ये था आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये है आपका बिहार वाला क्षेत्र। कहानी समझिए क्या थी। वर्ष 2000 के समय, सन 2000, कहानी तो इसके पहले ही शुरू हो जाती है। कारण ये था कि अगर मध्य प्रदेश वाले हिस्से की बात करूं तो इस वाले हिस्से में आप देखेंगे वन संपदा बहुत ज़्यादा है, खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, हर चीज़, कोयला यहाँ पे तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, हर प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही ये देखो, ये आपका पूरा जो हिस्सा लगा हुआ है, ये वाला झारखंड वाला हिस्सा है कि नहीं है। अब यहाँ झारखंड में भी आप देखना कोयला बहुत निकलता है, आप खनिज ज़्यादा निकलेगा, हर चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे ही इस वाले ऊपरी वाले क्षेत्र में चूंकि हिमालय की श्रेणियाँ पड़ती हैं, तो यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से ये वाला क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें इनको देखने को मिलती थी। कहानी पड़ गई उल्टी। इस पूरे क्षेत्र का प्रशासन चलता था भोपाल से, तो आम तौर पे यहाँ से इनको रेवेन्यू तो मिलता था, परंतु इस रेवेन्यू का उपयोग ये क्या करते थे? ज़्यादातर इस वाले हिस्से में करते थे। डेवलपमेंट का काम कहाँ होता था? ज़्यादातर यहाँ होता था। और डेवलपमेंट का काम कहाँ नहीं हो पाता था? जहाँ से इनको खनिज संपदा, वन सारी चीज़ें मिलती थी, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे। ऐसे ही इस वाले क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आपका झारखंड वाला क्षेत्र है आज का। यहाँ से हर चीज़ इनको मिलता था, परंतु डेवलपमेंट, विकास का कार्य यहाँ ज़्यादा होता था, यहाँ नहीं होता था। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी था। वर्ष 2000 के समय में अलग अलग समय पे यहाँ पे अलग अलग आंदोलन हुए, उसके पहले से ही हुए, और सब लोगों ने केवल यही बात की कि मेहनत मजदूरी करें हम, ठीक है, और पूरा की पूरा रेवेन्यू लेके तुम करो अपना बंगला गाड़ी, तुम अपने क्षेत्र में डेवलप कर रहे हो। मान के चलो हमारा सिवनी क्षेत्र है, पूरे सिवनी क्षेत्र का सबसे डेवलप एरिया कौन सा है? 12 पत्थर। 12 पत्थर में आपने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम होता है क्या? कुछ काम नहीं होता 12 पत्थर में। 12 पत्थर में तो लोग केवल रहते बस हैं,
और यहाँ पे दुकानें उकानें हैं बस, बाकी कुछ है बारह पत्थर में? नहीं है। मेन काम तो तुम देखोगे सिवनी के कहाँ पे प्रोडक्शन का काम पूरी पुरानी सिवनी में चलता है, पर आज जाके देखोगे वहाँ पे तो ऐसे टग्गा मोहल्ला और नाम ही उनके बड़े गजब गजब के हो गए हैं, अजीब अजीब क्षेत्र में रह रहे हैं। छोटा छोटा जो प्रोडक्शन आप देखना सिंधी कॉलोनी, यहाँ पे देखना छोटे छोटे प्रोडक्शन करते हैं, क्या वो क्षेत्र डेवलप है? क्या नहीं है। डेवलप कौन सा क्षेत्र है हमारा? बारह पत्थर वाला क्षेत्र है। तो कहानी ये हो गई कि प्रोडक्शन, उत्पादन, सारी आर्थिक दृष्टि से आप देखो तो पूरा रेवेन्यू आता है हमारी पुरानी सिवनी से, परंतु विकसित कौन सी सिवनी हो रही है? आपकी बारह पत्थर वाली सिवनी विकसित हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता था कि रेवेन्यू तो आ रहा है इनका इस वाले क्षेत्र से, परंतु विकास हो रहा है इस वाले क्षेत्र में। यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, विकास हो रहा है यहाँ पे, रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, विकास हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए इन क्षेत्रों में डिमांड हुई कि नहीं, हम मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत मजदूरी पूरी किसको मिलनी चाहिए? अब हमें ही मिलना चाहिए। हमारे लिए भी क्या बनाओ भैया? एक अलग से राज्य बनाओ। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और नए राज्य पे जब कभी भी कोई विपदा आती है, जब कभी भी कहीं पे भी आंदोलन चलता है, तो नज़र कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। वही कहानी होगी कि यहाँ के लोग जाएंगे राज्यपाल फिर राष्ट्रपति फिर संसद में दो बिल पास कराएंगे, ये सारी होगी। तो सन 2000 के समय में आप देखेंगे 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके एक नया राज्य बना आपका, कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हो गया ये? 26वां राज्य। 25वां गोवा था और 26वां राज्य बना आपका छत्तीसगढ़। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होके कौन सा आपका क्षेत्र बना? आपका उत्तराखंड। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना, कौन सा? आपका झारखंड। तो ये 26वां था, ये आपका हो गया 27वां राज्य जो कि आपका बना उत्तराखंड, और एक और बन गया आपका झारखंड जो बना आपका कौन सा? 28वां राज्य। क्लियर है? ऐसे 3 नए राज्यों को आपको देखने को मिलेगा। सन तो सबका एक सही है, परंतु डेट इनकी क्या है? आपकी अलग अलग है। दोनों की तीनों की डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो 3 राज्य और बने हमारे। फिर कब? सन 2000 में एक बना छत्तीसगढ़, एक बना झारखंड, एक बना आपका उत्तराखंड। हालांकि उत्तराखंड आप देखेंगे इसका नाम बना था उत्तरांचल के नाम से। ठीक है? इसका नाम बाद में परिवर्तित हुआ है, उत्तरांचल के नाम से बना था ये शुरुआत में, बाद में उत्तराखंड का नाम बदला, इसमें उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करें। ठीक, चलो लिख लीजिए इसको भी। वर्ष 2000 में इनके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है क्या? नहीं, केवल अधिनियम आएगा, नाम परिवर्तन या नए राज्य के गठन को लेके अधिनियम आ जाएगा। ठीक है? तो जब कभी भी किसी के लिए भी संविधान संशोधन नहीं पड़ेगा ना, तो उसी सन का अधिनियम आगे पीछे का आता है। ठीक, तो ध्यान रखना। लिखेंगे सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ब्रैकेट में लिख लेंगे 26वां, नौ नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, ब्रैकेट में लिख लेंगे 27वां, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड, ब्रैकेट में लिख लेंगे 28वां राज्य बना। ठीक, टोटल कितने राज्य हो गए हमारे पास? 28 राज्य हो चुके हैं। अब यहां पे गौर से देखेंगे, डाल लीजिए अगली हेडिंग तेलंगाना। तेलंगाना देखो, ये था आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी जो विघटन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, वो भी हुआ है केवल और केवल इसी आधार पे।
अब देखेंगे आंध्र प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में आप अगर ज्योग्राफी को समझें आपने, तो आपने देखा था तेलंगाना का पठार, हम लोगों ने पढ़ा तेलंगाना का पठार, और उस तेलंगाना के पठार में आपने देखा था कि कितनी सारी खनिज संपदाएं आपने देखा, खास तौर में तो वन। अभी जो आपकी पुष्पा मूवी जो आई है वो किस आधार पे आई है, साउथ के वो लाल चंदन को लेके ही आई है। पेड़ पौधा यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में, बड़े बड़े एक से बढ़ के एक जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और इतने शानदार शानदार वृक्ष, इतने शानदार शानदार खनिज मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें आपको मिल रही थी। जबकि आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र था वो था तटीय क्षेत्र, समुद्र से लगा क्षेत्र, यहाँ पे खनिज संपदा नहीं थी। दूसरी बात, बारिश जब हमारे यहाँ आती है तो यही वाले क्षेत्र से आती है, और जब आएगी तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा करेगी, बारिश ज़्यादा करेगी तो आप देखना यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी बन जाएगी, और लैटेराइट मिट्टी में आप देखना उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता, खाद्य संपदाओं का नहीं होता। तो खाद्य संपदाओं का मुख्य रूप से उत्पादन हो रहा है तेलंगाना वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में तो केवल व्यापार चल रहा है, वो भी समुद्री मार्गों के व्यापार चल रहे हैं बस। अब जितनी भी संपदाएं थी उसका पूरा की पूरा रेवेन्यू कौन उठा रहा है, आपका आंध्र प्रदेश उठा रहा है, और इनका कुछ रेवेन्यू यहाँ काम ही नहीं हो रहा है, तेलंगाना बेचारा पीछे रह गया। इसलिए इस समय एक आप देखेंगे राव करके थे, के चंद्रशेखर राव करके, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करा, और वर्ष 2014 में इसी आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना तेलंगाना करके, ये बना आपका तेलंगाना, ये बना हमारे भारतीय संघ का कौन सा राज्य, 29वां राज्य बना तेलंगाना। ठीक है, तो ये ऐसा वर्कर से बना। अगर इनको विस्तार से लिखने को आए ना तो अपने मन से भी लिख सकते हो तुम, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरी ज्योग्राफिकल सिचुएशन बता रहा हूँ ताकि आप इसको लिख भी पाओ। ठीक, लिख लीजिए। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके, डेट क्या है इसके गठन होने की, तेलंगाना की डेट क्या है, 3 जून क्या 2 जून, 3 जून सन 2014। आंध्र प्रदेश से अलग करके जून 2014 में एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम था तेलंगाना। ब्रैकेट में लिख लेंगे 28वां राज्य था ये आपका, 29वां राज्य था। ठीक, अब सवाल यहाँ पे केवल एक उठता है, आंध्र प्रदेश जब पूरा एक कंप्लीट रूप से था तो हैदराबाद इसकी राजधानी थी, और हैदराबाद यहाँ पे है, हैदराबाद। आप यहाँ पे हैदराबाद जाओगे तो इनकी भाषा बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छे से बोलते हैं। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं ना तो रेलवे स्टेशन में क्या बोलते हैं, नागपुर से आने वाली, दिल्ली के रास्ते जाने वाली 1 2 3 4 7 दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस इस रास्ते से इतने देर में निकलेगी। यहाँ पे जाओगे तो कैसे बोलेंगे, नाड़ेगंडे नाडू येडू पेडू सांडे शेंगू वेंगू नाने हैदराबाद एक्सप्रेस, इस ऐसे बोलते, बड़ा मज़ा आता सुनने में। तो आप देखेंगे पूरे आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, हैदराबाद थी। अब हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, अब यहाँ की राजधानी क्या बनेगी, इसलिए यहाँ का ये क्वेश्चन आता है। जब ये राज्य विघटित हुआ तो इस समय तुरंत में इसकी राजधानी बनाए, उस समय शुरुआत में जब बनाया गया तो इसकी क्या बनाई गई राजधानी, कुर्नूल, और एक और क्षेत्र बनेगा गुंटूर जहाँ पे इसका हाई कोर्ट बनाया गया, गुंटूर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में इसकी जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की क्या बन गई है आपकी, अमरावती, और अमरावती देखोगे गुंटूर के आसपास ही है अमरावती। ठीक है, और यहीं पे इसका क्या बनाया गया, आपका हाई कोर्ट भी बन गया है। अब हाई कोर्ट बन गए हैं आपके, कितने हो चुके हैं आपके टोटल हाई कोर्ट, 26 हो गए, 26, पहले 25 थे, अब 26 हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हैदराबाद इसमें चला गया और यहाँ पे आ गया आपका अमरावती। तो एक नोट करके लिख लेंगे, क्या राजधानी किसकी, हाँ ना, यहाँ पे विशाखापट्टनम कॉर्नर में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती ही है, विशाखापट्टनम नहीं है। विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे एकदम किनारे पे है। ठीक, एक बार देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसा करंट अपडेट नहीं रहता, मेरे को चेक कर लेना आप एक बार। और बाकी मेरे ख्याल से जहाँ तक न्यूज़ में अमरावती ही चला है ना, अमरावती ही रही। ठीक,
तो लिखेंगे, क्या लिख रहे थे आप यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में राज्य की राजधानी, जबकि गुंटूर में राज्य का हाईकोर्ट था। हाईकोर्ट स्थापित था, लिख लो। स्थापित था। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल राज्य की राजधानी और गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। अब डाल लीजिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। इसको तो समझाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2019। ये वाला क्षेत्र था भाई साहब आप लोगों का जम्मू कश्मीर। वर्ष 2019 में आप जानते हैं आर्टिकल 376 को ख़त्म करके यहाँ पे इस पूरे राज्य को हमने क्या बनाया, हमने एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको स्थापित करा। अब इसमें जितने भी जिले थे आप ध्यान से देखेंगे, एक जिला मिलेगा आपको कारगिल और एक जिला मिलेगा आपको लेह। केवल ये दो ही जिले हैं जो आपके किस वाले क्षेत्र में आए हैं, लेह वाले क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं अपन लद्दाख। तो दो यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू कश्मीर को तोड़ के, एक बना आपका लद्दाख, एक बना आपका क्या, जम्मू। थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, ऊंचा नीचा हो सकता है ना, ऐसा कुछ होगा इसका डायग्राम। हाँ ये उल्टा हुआ ऐसा, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना। अरे डायग्राम देख लेना, अरे क्या दिक्कत है, इतने क्यों टेंशन ले रहा हूँ, ठीक। अब देखो जो कारगिल और लेह है, हाल ही की देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के जितने भी जिले हैं वो सब कहाँ चले गए, आपके जम्मू में चले गए। और मात्र कारगिल और लेह ऐसे दो जिले हैं जो कहाँ पे आ गए, आपके लद्दाख में आ गए, बस। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है आपका, निम्न में से कौन सा जिला जम्मू में शामिल नहीं है करके, नहीं है करके या है करके, ऐसे करके आएगा। तो दो जिले याद रखेंगे आप, कारगिल और लेह। ये दोनों की दोनों जिले किस में आए हैं, लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरी में आए हैं। बाकी जितने भी जिले हैं वो सब कहाँ चले गए, आपके जम्मू कश्मीर में चले गए। एक बार जाना घर और जम्मू कश्मीर वाला मैप देख लेना जो नया मैप बना है, ठीक। और ये सारी की सारी कहानी कब हुई है, वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म करके, ठीक। 35A एक्चुअल में नागरिकता संबंधित प्रावधान, तो उसमें एक नागरिकों को संबंधित चीज़ों को लेके थी। हाँ देखो 35A क्या था मैं बता रहा हूँ। 35A एक आप देखोगे अगर आर्टिकल के हिसाब से समझोगे तो वो मौलिक अधिकार में आता है कि नहीं है। 35A जो प्रावधान था ये जम्मू कश्मीर के विशेष नागरिकों के लिए प्रावधान करता था, विशेष बातें, विशेष प्रावधान करता था नागरिकों के लिए, मतलब किसके लिए, जम्मू वालों के लिए। अब जब हमने करे हैं तो इसको भी खत्म करेंगे, 35A को भी थोड़ा खत्म करेंगे एक, और साथ ही साथ आर्टिकल 370 में भी आप देखोगे A, B, C, तो किसको खत्म करें अपन ने, C को खत्म करें मात्र। A, B आज भी है, आर्टिकल 370 है, खत्म नहीं हुआ है। बस आर्टिकल 370 का ये जो प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, इसको खत्म कर दिए, ठीक। तो वो उसका डिटेल में मत जाओ, वो अपन बात की कहानी है, जब पढ़ाएंगे तब देख लेंगे। 370 पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, मेंस के टॉपिक है, ठीक। लिख लो, लिखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें लिखेंगे वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। दो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया जिसमें कारगिल और लेह, कारगिल और लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, बाकी शेष जिले
जम्मू यूनियन टेरिटरी में शामिल किए गए। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप। अगली हेडिंग है दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप। चलो देखो, हमने देखा था ये था आपका दादर, ये दादरी, और ये था आपका हवेली, नागर हवेली, और यहाँ पे था आपका क्या, दमन द्वीप। ये थे। वर्ष 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने एक काम और किया। उन्होंने कहा भैया ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक काम करो इन दोनों को मिला के क्या कर दो, एक कर दो। तो हमने क्या किए, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को, जो कि पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, इनको मिला के हमने क्या कर दिए, एक कर दिए। वर्ष 2019 में ही कर दिया था इनको भी। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बना दिए, एक। और इसकी जो राजधानी बनी, अब जो यूनियन टेरिटरी बन गई वो क्या बन गई आपकी, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। अब इसका नाम क्या बन गया, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। ये बन गया, जिसकी राजधानी बनाई गई किसको, दादर को। ये याद रखेंगे। पहले इसकी क्या थी, सिलवासला थी, ऐसी कुछ राजधानी थी इनकी, है ना। तो ये इसकी राजधानी बन गई अब क्या, दादर। तो लिख लीजिए इसको भी, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। इसमें लिखेंगे वर्ष 2019 में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दो अलग अलग संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। जिसकी राजधानी दादर को बनाया गया। जिसकी राजधानी क्या बन गई, दादर। ठीक। तो भाई साहब अब आप देखेंगे वर्तमान की सिचुएशन में हमारे भारत में 28 हो के, और हमने देखा था कि 29 राज्य हो चुके थे तेलंगाना को मिला के टोटल, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य था, आप तोड़ दिए तो कितने बचे, 28 राज्य। वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या है कितनी, 28। एसआई कांस्टेबल के कई पेपरों में ये सीधा सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछे ना पूछे परंतु यूनियन टेरिटरी जरूर पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश। इसके पहले हमारे पास कितनी थी, 9 थी, अब क्या हो गई, 2 को मिला के 1 कर दिए हैं, तो कितनी बची हैं अब, 8। तो वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या है कितनी, 28, और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके कितने, 8। जिसमें आप मैपिंग के हिसाब से देखेंगे तो देखेंगे पूरे राज्यों का यहाँ पे आपको मिलेगा जम्मू लद्दाख, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, हिमाचल प्रदेश, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे पंजाब, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, हरियाणा, एक और चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पे मिल जाएगा उत्तराखंड, आपको मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर मिल जाएगा आपको बिहार, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मिल जाएगा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ जाओगे उड़ीसा, उड़ीसा के बाद फिर मिल जाएगा तुमको यहाँ पे क्या, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, फिर नीचे आ जाओगे तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, फिर मिल जाएगा आपको यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पंजाब राजस्थान तो हो चुके हैं आपके। ये टोटल आपके पूरे क्या हैं, राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए जम्मू, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, फिर यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली मिल गया। फिर मिलेगा पांडिचेरी, जो कि 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है, एक मिलेगा केरल में,
एक मिलेगा आंध्र प्रदेश में, दो मिलेंगे तमिलनाडु में। पांडिचेरी क्या है आपके 4 हिस्से हैं, क्या क्या है नाम उनके? पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ है? केरला में। पांडिचेरी, कराईकल, ये। तो आपने देखा कितने सारे यूनियन टेरिटरी हो गए, 1 2, फिर हो गया आपका ये 3, चौथा हो गया पांडिचेरी 4। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, और कौन से रे? अच्छा, यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, 4 ये हो गए। ठीक, दादर नगर हवेली 5, पांडिचेरी 6, और कौन से हैं? हाँ, एक बचा आपका ये लक्षद्वीप 7, अंडमान निकोबार 8 हो गया। टोटल 8 आपके हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, और 28 आपके टोटल राज्य हो गए। ये था आपके पूरे भारत का भ्रमण, भारत दर्शन। अब इसी भारत दर्शन के बाद हमें एक चीज़ और पढ़ना है कि समय समय पर इनका क्या किया गया, नाम परिवर्तित किया गया। क्योंकि शुरुआत में नाम, जैसे हमारा शुरुआत में नाम पड़ा धन्नू, हमारे घर वालों ने नाम रखा था हमारा धन्नू, चूँकि धनतेरस में पैदा हुए थे, आज तक धन नहीं दे पाए, परंतु नाम रख दिए थे धन्नू। फिर उसके बाद भैया ने रख दिया, उनने जैसे भैया हुआ उनने रख दिया लादा, लादा करके उनने बना दिया हमारा नाम राजा। पापा ने कान पकड़ के स्कूल ले गए, उनने वर्द दिए कि उनने का नाम रखो इसका, उनने रख दिए प्रदीप। प्रदीप के बाद जैसे बड़े हुए, दोस्ती यारी बढ़ी, तो सबने कर दिए प्रनु। किसी ने कह दिया देव, किसी ने कह दिया राज, किसी ने कह दिया गंवार, किसी ने कह दिया कुछ, किसी ने कह दिया कुछ। समय समय पे क्या होता है, आपका नाम परिवर्तित होता है। और जब नाम परिवर्तित होता है तो नाम कब कब परिवर्तित किया गया है ये आपको भी पता होना चाहिए। तो आपका नहीं, किसका पता रहना चाहिए? राज्यों का। तो लिखेंगे, एक साइड लिख लेंगे आप राज्य, फिर लिखेंगे परिवर्तित नाम, और फिर लिखेंगे सन, कब परिवर्तित किया गया। ठीक, या फिर ऐसा उल्टा लिख लो, सन को बीच में कर लो। ये ऐसे 3 आपको टेबल बनाना है, टेबल के माध्यम से आपको समझेंगे। जिसमें पहला राज्य था आपका संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत एक पहला ऐसा राज्य था जिसे सबसे पहले नाम परिवर्तित करा है। क्वेश्चन आता है, भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अपना नाम परिवर्तित करा है? तो वो कौन है? संयुक्त प्रांत। कब किया है? वर्ष 1950 में ही इसने नाम परिवर्तित करके अपना नाम रख दिया है, क्या? उत्तर प्रदेश। 1950 में संयुक्त प्रांत ने अपना नाम परिवर्तित करा और नाम रख दिया उत्तर प्रदेश। फिर 1969 में आप देखेंगे एक और राज्य मिला था जिसका नाम था मद्रास। 1969 में इसने अपना नाम परिवर्तित करके नाम रख दिया तमिलनाडु। 1969 में, याद रखेंगे। फिर एक और राज्य मिलेगा आपको मैसूर। मैसूर, ये मैसूर था, इसने 1973 में अपना नाम परिवर्तित करके रख दिया क्या? कर्नाटका, कर्नाटक। और इसी वर्ष आप देखेंगे 1973 में ही आपने लक्षद्वीप के बारे में जाना था। 1973 में, इसी 1973 में ही आप देखेंगे लक्षद्वीप के 3 हिस्से थे। क्या क्या थे? लक्षद्वीप, अमीनी दीवी, और एक और क्या था आपका? मिनिकॉय। ये 3 अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग नाम से जाने जाते थे। इन तीनों ने ही 1973 में ही अपना नाम परिवर्तित करके क्या कर दिए हैं? लक्षद्वीप। 1973 में ये नाम पड़ गया इसका क्या? लक्षद्वीप। फिर आप देखेंगे दिल्ली। 1992 में इसने अपना नाम परिवर्तित करके क्या बनाया है? नाम अपना राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। याद रखेंगे, इसको लेके संविधान संशोधन करना पड़ा था
और संविधान संशोधन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा विवादित था। आप जानते हो शुरुआती दौर में हमारे संपूर्ण भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी, कोलकाता थी। परंतु 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे हमारे यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था, तो उन्होंने कोलकाता से अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिए थे केवल क्या, दिल्ली। यही थी हमारी दिल्ली, ठीक है, 1911 में ही। आप जानते हैं इसी समय 1905 के समय में बंगाल विभाजन की बात चल रही थी। जॉर्ज पंचम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था, फाइनल कर दिया था, मतलब बोल दिया था कि भैया बंगाल विभाजित कर दो, इस टाइप की बातें चल रही थी। और 1911 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया तो जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ आई थी मैरी, उन दोनों ने आए और आके यहाँ पे अपना क्या कर दिए इन्होंने, 1911 में कोलकाता से राजधानी परिवर्तित कर दिए दिल्ली। यही दिल्ली हमारे भारत की उस समय से राजधानी बनी रही। परंतु 69वां संविधान संशोधन हमने किए 1991 में, याद रखना संशोधन हुआ है 1 साल पहले 91 में, चूँकि राजधानी वाली बात थी और संविधान में आपको उसको चेंज करना पड़ता, इसलिए आपने संविधान संशोधन करे। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से हमने किया इसका नाम परिवर्तित, और वर्ष 1992 में दिल्ली का नाम परिवर्तित करके कर दिया क्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे हमने एक और अब भी देखा था इस समय, उत्तरांचल। उत्तरांचल का गठन कब किया गया है बताओ? नहीं, मतलब नाम चेंज किया गया है। 2000 सन 2000 में उत्तरांचल का गठन किया गया था, और इसी 2000 के बाद वर्ष 2006 में उत्तरांचल ने अपना नाम परिवर्तित करके रख दिया क्या, उत्तराखंड। ठीक, और फिर वर्ष 2011 में उड़ीसा ने अपना नाम परिवर्तित कर दिया क्या, ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा नहीं है, डी नहीं है यहाँ पे, डी है, ओडिशा। इस उड़ीसा ये हो गया ओडिशा। क्लियर? एक और रह गया आपका पांडिचेरी रह गया है ना। पांडिचेरी का भी 2006 में नाम परिवर्तित हुआ था। इसी के बीच में एक और नाम डाल लेंगे, पांडिचेरी। पांडिचेरी ने भी वर्ष 2006 में अपना नाम परिवर्तित किया और नाम रख लिया अपना क्या, पुडुचेरी। पुडुचेरी। अब ये टेबल है, मेरे को लगता है नहीं है कि इसको याद करने की आवश्यकता है, एक बार में आपको याद हो जाएगी। देख लो, पहले लिख लो। अगर राज्यों के नाम परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले केवल सन बता दो आप मुझे। 1950 में पहला हुआ, 69 में दूसरा हुआ, तीसरे में फिर 73 में एक और हो गया, फिर आ गया आपका क्या 92 में, फिर आ गया आपका 2006, फिर 2006, फिर आ गया। अब नाम के हिसाब से देखेंगे तो संयुक्त प्रांत 1950 में किसने किया, संयुक्त प्रांत में क्या बदल दिया, उत्तर प्रदेश। फिर 1969 में आप देखना, 69 को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसरो का गठन हुआ था इसी समय, ठीक है ना, इसरो का। और इसी समय 14 राष्ट्रीय बैंकों का, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था इंदिरा गांधी से। आप देखेंगे मद्रास का नाम बदले क्या, तमिलनाडु। मैसूर का नाम बदले 1973 में बन गया कर्नाटक। कई बार तो पेपर इतना गंदा पूछता है, मैसूर और मद्रास के नाम पूछता है वो। वर्तमान में मैसूर किस राज्य के नाम से जाना जाता है वहीं कंफ्यूज होगा, तमिलनाडु था कि केरल था कि कर्नाटक था कि आंध्र प्रदेश था। क्या है आपका मैसूर, कर्नाटक। मद्रास क्या है आपका, तमिलनाडु। ठीक है, आज भी हैं ये सिटियां हैं वहाँ पे, मद्रास मैसूर दोनों हैं। फिर लक्षद्वीप मिनिकाय को आप देखेंगे, और मिनी द्वीप को 1973 में लक्षद्वीप बना दिया गया। दिल्ली, इसका आपको संविधान संशोधन याद रखना है। 1992 में नाम परिवर्तित हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1911। उत्तरांचल का नाम 2006 में उत्तराखंड, पांडिचेरी का नाम 2006 में पुडुचेरी, उड़ीसा का नाम 2011 में ओडिशा कर दिया गया है। क्लियर? ये था आपका नाम परिवर्तन की कहानी। ठीक, चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, क्षेत्रीय परिषदें। तो ये सब नाम परिवर्तन संसद के द्वारा किया जाता है? हाँ, संसद के द्वारा बिल आएगा। कैसा आएगा, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। उन्होंने कहा उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। बस अभी ये बंगाल का चल रहा है, जैसे बंगाल ने तो पास कर दिया है परंतु अभी संसद ने पास नहीं करा है, ये सब संसद ने करे हैं। और याद रखेंगे नाम परिवर्तन करते समय भी इन्होंने क्या करे हैं, अपने राज्य की विधानमंडल से इन्होंने अपना प्रस्ताव पहुंचाए हैं, याद रखना है ना। भले ही माने ना माने वो एक अलग बात है संसद की, परंतु मुख्य रूप से इन्होंने ही कहा था तब बदला है।
और इस संसद को क्या पड़ी नाम परिवर्तित करने की राज्य कहता तभी तो करते हैं। परंतु राज्य की बात मानना अथवा नहीं मानना ये तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति और संसद के ऊपर डिपेंड करता है। बात है ही नहीं है। देखो चीज़ें ऐसे पढ़ो कि तुम अगर गलती से पढ़ के नहीं भी गए तो तुमको सवाल पीटी आ जाए, मेंस आ जाए, उसमें लिखने की तुम्हारी क्या रहनी चाहिए, ताकत रहनी चाहिए कि हाँ लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हेडिंग डालेंगे क्षेत्रीय परिषदें। रीजनल काउंसिल बोला जाता है इन्हें, क्षेत्रीय परिषदें। रीजनल काउंसिल। ठीक, चलो सबसे पहले समझ लेंगे क्या है क्षेत्रीय परिषदें कहानी के रूप में। हमारे देश में, सब लोग ध्यान से देखो, हमारे देश में जब राज्यों का गठन किया गया तो हमने एक अधिनियम पास करा था, 7वां संविधान संशोधन करके। क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। याद रखेंगे, ये पीटी के हिसाब से इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं मैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हमने क्या किए थे, इसी के लिए हमने क्या करा था, 7वां संविधान संशोधन किया था, जिसके माध्यम से हमने क्या बनाए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब याद रखेंगे, हुआ कुछ नहीं। शुरुआती में क्षेत्रीय परिषदों का हमारे पास ना तो मूल संविधान में कोई प्रावधान था। एक बात मुझे बताएंगे, मैं आपसे 3 चीजें पूछ रहा हूं फिर से। क्या हमारे मूल संविधान में, मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम अभी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे मूल संविधान में एक और, अभी मैं याद करने वाला था, क्या बोलने वाला था, सब भूल गया, चलो जान दो। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, कुछ और बोल रहा था मैं। संबद्ध राज्य की बात कर रहा था मैं। मूल संविधान में संबद्ध राज्य की बात थी नहीं थी ना, उसको हमने बाद में जोड़े हैं किसमें, 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से, वो बात बोल रहा था। अब मैं मूल संविधान की बात करूंगा तो उसी मूल संविधान में, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, इस पूरे की पूरे संविधान में भी क्षेत्रीय परिषदें या रीजनल काउंसिल, इसी को एक और नाम से पूछ सकता है जोनल काउंसिल, ठीक है, जोनल काउंसिल, इनका कोई प्रावधान नहीं था। हमने देखा था कि राज्यों को जो पुनर्गठन करे हैं हम लोगों ने 1956 के अधिनियम के माध्यम से करे हैं। तो हमने आगे चल के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में एक धारा एक्स्ट्रा बनाए, उस धारा का नाम था धारा क्रमांक 15, और इस धारा के माध्यम से पूरे संपूर्ण भारत में हम लोगों ने 5 और 1 6 क्षेत्रीय परिषदों का क्या बनाए, गठन कर दिए। पहले शुरुआती दौर में हमने बनाए थे 5, बाद में फिर एक और जोड़ दिए, तो टोटल कितनी परिषदें हो गई हमारे पास, 6 क्षेत्रीय परिषदें। 5 कौन कौन सी देखेंगे, उत्तरी परिषद, फिर हो गया दक्षिणी परिषद, पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद, और फिर हो गई आपकी मध्य परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी मध्य परिषद। ये फिर एक और परिषद जो हमने बनाए वो बना दी हमने, कौन सी, पूर्व उत्तर परिषद। तो कुल मिला के हमारे भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं, 6। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, निम्न में से कौन सी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो हमने गठन करे हैं वो किसके माध्यम से करे हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा क्रमांक 15 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का क्या किया गया है, गठन किया गया है। एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए सबसे पहले, भारत के मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कोई प्रावधान नहीं था। भारत का मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान
किया गया। शुरुआत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान था। कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान था। वर्ष 1971 में एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया 1971 में। क्यों किया गया वो भी बताऊंगा। 1971 में एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इसलिए वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, 6 जोनल काउंसिल्स हैं। इसलिए वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। जोनल काउंसिल हैं। क्लियर? अब इसमें एक बात समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन क्या आएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि वर्तमान में कितनी है, दूसरा पूछेगा कि क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किसके माध्यम से किया गया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा क्रमांक 15 में। ठीक, अब इन क्षेत्रीय परिषदों का जब गठन किया जाता है तो इस क्षेत्रीय परिषद का एक अध्यक्ष होता है और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो कौन बनेगा? गृह मंत्री। हमेशा याद रखना, जोनल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होगा, जोनल काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? गृह मंत्री होगा। मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, समझ लीजिए। और इसका अध्यक्ष बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 2 अलग अलग सवाल बनेंगे बेटा, ध्यान रखना। पहला सवाल बनेगा, क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। परंतु अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री। अगर गृह मंत्री तत्कालीन स्थिति में नहीं रहा तब क्या करेंगे? तब राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय मंत्री को, केंद्रीय मंत्री हो सकता है वो कोई भी मंत्री हो, केंद्रीय स्तर का मंत्री होना चाहिए, किसी भी केंद्रीय स्तर के मंत्री को अध्यक्ष का पद सौंप सकता है। कब तक? जब तक आपका गृह मंत्री वापस नहीं आ जाता है तब तक। एक बात तो क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? गृह मंत्री होगा। अगर गृह मंत्री नहीं होगा तो कोई ऐसा मंत्री जिसके पास केंद्रीय मंत्री का दर्जा है उसे राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर मुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से उसे अध्यक्ष बना सकता है। ठीक, चाहे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री में आपने देखा केंद्रीय मंत्रियों के नाम में अलग लगा रहता है केंद्रीय मंत्री, वो गिने चुने होते हैं, 15% आपके मंत्रालय में रहते हैं। नहीं, राज्य मंत्री आप देखो, जब मंत्री पढ़ाऊंगा आपको ना मंत्री परिषद, तो उसमें आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर आपके ये कैबिनेट हो गए, फिर होंगे आपके केंद्रीय मंत्री, फिर ये जो कैबिनेट मंत्री हैं इनकी मदद करने के लिए बनते हैं केंद्रीय मंत्री, फिर आपके होंगे, आपके देखिए कौन से बनेंगे, आपके राज्य केंद्रीय मंत्री, ये केंद्रीय मंत्रियों की मदद करने के लिए बनते हैं। फिर बनेंगे राज्य के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, फिर बनेंगे राज्य के स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री। ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए बनते हैं, परंतु जिसको बनाया जाएगा वो कहाँ का होना चाहिए? इस स्तर का व्यक्ति होना चाहिए, इससे नीचे का कोई व्यक्ति नहीं होगा वो। ठीक है, मंत्री परिषद पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आ जाइए इसके उपाध्यक्ष की बात। उपाध्यक्ष तो क्या होता है, जितनी 6 आपकी क्षेत्रीय परिषदें हैं, इन क्षेत्रीय परिषदों में जो जो राज्य आएंगे उन राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा, सीक्वेंस वाइज से पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस हिसाब से उनके जो मुख्यमंत्री होंगे वो उसके क्या बनेंगे? उपाध्यक्ष। केवल मोटी मोटी बात अगर हम समझें तो क्या देखा, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके माध्यम से हुआ है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15। वर्तमान में कितनी है? 6। पहले कितनी थी? 5। छठवीं का कब गठन किया गया? 1971 में किया गया। क्लियर है? चलो लिख लीजिए इसको भी, लिखेंगे। इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एवं इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री
भारत का केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्र मंत्री हो सकता है। एवं उपाध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब ये जो क्षेत्रीय परिषदें या जो रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं वो क्यों बनाई जाती है पहले समझ लीजिए। क्या है, भारत बहुत विविधता वाला देश है। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा के लोग, हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। और आप देखना, एक क्षेत्र का झगड़ा हमेशा दूसरे क्षेत्र के साथ चलता ही चलता है। आज हमारा मध्य प्रदेश का झगड़ा किसी न किसी माध्यम से राजस्थान में बॉर्डर में चल ही रहा होगा, छत्तीसगढ़ में चल ही रहा होगा। देखो किरार घाटी वाला विवाद चल ही रहा है, चलता ही रहता है, ऊंच नीच चलते रहती है। तो इन क्षेत्रों में विवाद बहुत तेज बढ़ ना जाए, इन क्षेत्रों में क्या अलगाववाद पैदा ना हो जाए कि नहीं हमको रहना ही नहीं है, हमको रहने नहीं, इस टाइप की बातें ना हो जाए। इसलिए इन क्षेत्रों को, इन राज्यों को आपस में तालमेल बिठाने के लिए, आपस में इन लोगों की मदद करने के लिए क्या बनाया जाता है, क्षेत्रीय परिषदों का बनाया जाता है। इसी आधार पे भारत में जो 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं उसमें से पहली परिषद लिखेंगे आप कौन सी, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ है इसका मुख्यालय, क्यों, अरे उत्तर वाले भाग में क्या मिलेगा तुमको, पंजाब ये सब, उसके मुख्यालय क्या है, दिल्ली। तुम लोग तो पढ़ चुके हो ना क्षेत्रीय परिषदें, नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, तुमने तो पढ़े हो ना, तुमने भी पढ़े हो ना, तुमने पढ़े हो। नागरिकता के पहले का टॉपिक था ये, जस्ट नागरिकता से ही आए हो, अच्छा नागरिकता से आए हो, चलो ठीक, लिख लो, पढ़े भी होगा। तुमने कहा नहीं आए सर हम तो चलो, नंबर पहला है आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसका मुख्यालय दिल्ली में। इसमें शामिल राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य होंगे देख लो। इसमें पंजाब होगा, हरियाणा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, और देखो यूनियन टेरिटरी मिल जाएगी, और इसमें आपको मिलेगी दिल्ली, चंडीगढ़, फिर लद्दाख, जम्मू, ठीक, और एक इसमें मिलेगा राजस्थान। तो 4 राज्य और 4 आपकी क्या है इसमें, यूनियन टेरिटरी शामिल है। लिख लेंगे इस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एवं लद्दाख 4 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। फिर आ जाइए मध्य क्षेत्रीय परिषद में। दूसरे नंबर पे है आपकी मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, इलाहाबाद। इसी इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया है, प्रयागराज। कोशिश करेंगे हर जगह प्रयागराज को लिखने की, इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें कौन कौन सा राज्य होगा शामिल, देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक होगा आपका उत्तराखंड, बस हो गए 4 राज्य हैं। इसमें केवल और केवल कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। अब तुम लिख लो, मैं लिखते नहीं रहूँगा ना, लिखते चलो। मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज में है, इसमें 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक हो गया आपका उत्तराखंड। फिर लिखेंगे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, नंबर तीसरा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय है चेन्नई।
इसमें शामिल कौन कौन से राज्य हैं लिख लीजिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक और यूनियन टेरिटरी मिलेगा, कौन सा? पांडिचेरी, पुडुचेरी। तो कुल कितने राज्य हैं इसमें? 5 और एक यूनियन टेरिटरी मिलेगा, कौन सा? पांडिचेरी। अभी सवाल बताऊंगा कैसे सवाल आते हैं। फिर लिखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। देखो 3 घंटे में हालत तुम्हारी ऐसी, 4 घंटे पता नहीं कैसे कैसे पढ़ोगे। हिलने लगे सब बिल्कुल। उन्होंने कहा भगवान अब तो उठा लो प्रभु। लिखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। बस दो तीन लाइन का और बचा 5 मिनट का, फटाफट लिख लो ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पे? पूर्व में मिलेगा कोलकाता। इसका मुख्यालय मिलेगा कहाँ पे? कोलकाता। इसमें कौन कौन से राज्य मिलेंगे लिखेंगे? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक, 4 राज्य हैं। इसमें भी कोई यूनियन टेरिटरी नहीं मिलेगी। फिर मिलेगा आपको 5वें नंबर पर जाइए, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई में। इसमें शामिल राज्य लिख लीजिए कौन कौन से होंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान नहीं है इसमें, ध्यान रखना। राजस्थान कहाँ है? उत्तरी परिषद में। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर एक मिलेगा गोवा राज्य। 3 राज्य हो गए। परंतु यूनियन टेरिटरी मिलेगी कौन सी? एक बस मिलेगी। पहले 2 थी, अब हो गई 1, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। तो ये कितनी हो गई आपकी? 1। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आपको 3 राज्य मिलेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, और एक यूनियन टेरिटरी मिलेगी जिसका नाम है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। फिर जो 6वीं है आपकी, उसका नाम डाल लीजिए पूर्वोत्तर परिषद, द मोस्ट IMP। ठीक, पूर्वोत्तर परिषद। आप लोग जानते हो 5 से अलग हम लोगों ने एक और पूर्वोत्तर परिषद का बनाया 1971 में। इसी पूर्वोत्तर परिषद का हमने क्या किया है? गठन किया है पहली बार। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा, पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया है? 1971 में। इसका गठन किसने किया होगा? राष्ट्रपति ने। याद रखेंगे, किसके द्वारा हुआ होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। लिख लीजिए। इसमें शामिल राज्य कौन कौन से हैं? असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके? याद रखना, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसका शुरुआती दौर में गुवाहाटी को एक मुख्यालय बनाया गया था, परंतु आप देखेंगे विवादित होने लगा था गुवाहाटी, इसलिए इसका मुख्यालय हमने नहीं बनाया। हाँ, गैंगटोक, सॉरी गैंगटोक, हाँ गैंगटोक में था। तो गुवाहाटी गैंगटोक उसी के पास में तो है ना वो। ठीक, हाँ। अब देखो, सुनो क्या बात, पूर्वोत्तर परिषद का गठन हुआ है कब? 1971 में। अगर मैं राज्य के मैप के हिसाब से बात करूं तो ये जो टुग्गी है, देखो आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत का अपन चलते हैं तो ये हमारा ऐसे है, और यहाँ पे बन गया आपका सिक्किम, फिर यहाँ चलोगे तो असम, फिर यहाँ आ गए तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आ गए तो आपको नागालैंड, यहाँ मिल गया मणिपुर, ये मिल गया मिजोरम, यहाँ आ गए तो त्रिपुरा, यहाँ आ गए तो आपको मिल गया मेघालय। होगा कि होगा नहीं सारे याद? सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वो त्रिपुरा और ये मेघालय। हो गए सारे राज्य। चलो 7 सिस्टर में एक नहीं आता है आपका, सिक्किम नहीं आता। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं है। हाँ ऐसा लिख सकते हो तुम, 7 सिस्टर +1। तो ये थे आपके पूर्वोत्तर के सारे ये परिषदें, पूरा आज आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है।